जो सरहद पे रक्षा करते हैं हमारे देश की, उनके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। उन सलाम है उन फौजी भाइयों को जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं और अपनी बीवी बच्चे अपने परिवार को छोड़कर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है उनके प्रति और उनके बच्चों के प्रति कि उनको अगर जो भी एडवांटेज मिल रहा है, और प्रॉपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और उसके पास डिफेंस कोटा है, तो बच्चों ये गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपके पास डिफेंस कोटा है तो उसका सही यूज करना आपको बताने वाले हैं और प्रॉपर डिटेल से बताने वाले कि अगर आपकी लाखों में भी रैंक है तो आप टियर 1 जैसे एनआईटी जैसे कॉलेज पा सकते हैं जिनका पैकेज 20 लाख से ऊपर है। तो प्रॉपर आप इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जनरली फोकस करने वाले हैं जैक दिल्ली पे और अदर अपॉर्चुनिटीज पे भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कहीं देखेंगे कि प्रायोरिटीज में लेकर कहीं ना कहीं पेरेंट्स एंड बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि प्रायोरिटी 6 में क्या होगा। प्रायोरिटी 6 8 तो बिल्कुल कॉमन सी हो गई है। अगर आपके प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 4 है, प्रायोरिटी 3 है, तो प्रायोरिटीज में कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट की नीड होने वाली है। जैसा कि आपको पता कि आपकी लैख लाखों में भी है, तो डीटीयू जैसे कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। कुछ किस्से ऐसे रहे हैं जहां पर मुझे ये वीडियो लाना पड़ा है, क्योंकि कुछ बच्चे तो ज्यादातर देखेंगे आप इतने अवेयरनेस हो गई है कि वो दिल्ली कोटा लेने के लिए 12th को दिल्ली से कर ले रहे हैं, बट उनके पास डोमिसाइल बिहार का है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, और बिहार वाले बच्चे के पास जो कैटेगरी है वो बिहार की ओबीसी की है। अब बच्चा क्या कर रहा है, डिफेंस पे लगा रहा है, होम स्टेट कोटा लगा रहा है, डिफेंस कोटा लगा रहा है और ओबीसी कैटेगरी भी लगा रहा है। ओबीसी कैटेगरी बच्चों आपके पास बिहार की है तो वो आपकी हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, ऑनलाइन प्रोसेस में वेरीफाई हो जाए, बट आपको सीट अलॉट होगी तो वो सीट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। ये एक बच्चे के साथ लास्ट ईयर का किस्सा था, मैं उस किस्सा आपको बता रहा हूं, और उस बच्चे का लास्ट राउंड में हुआ जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। ठीक है ना, तो ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि आप जो बच्चे आ रहे हैं ज्यादातर अवेयरनेस होगी तो ये ऐसी कोई भी पेरेंट्स और स्टूडेंट ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल जो पेरेंट्स हमसे जुड़े हैं तो उनको तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं दिए नंबर पर संपर्क करिए, आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी और हमारे प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए हैं और हर एक से पर्टिकुलर डिस्कशन होता रहता है। ठीक है, अगर आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर संपर्क करिए, प्रॉपर आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट वाले। तो भैया आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर लाइक शेयर दीजिए। जो भी आपके फौजी भाई हैं, आपके मित्र हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो में लेंदी ना करते क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हर एक प्रायोरिटी पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में प्रायोरिटीज डिस्कस तो किया है, 9 प्रायोरिटीज आपको बताएंगे, बट वो मैंने ब्राउचर पे डिस्कस किया था ना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स या स्टूडेंट को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ब्राउचर वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। तो प्रॉपर आसान भाषा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रायोरिटी 1 से लेकर प्रायोरिटी 9 तक, और आने वाले टाइम पे हम वो भी डिस्कस कर रहे होंगे कि मैं तो जैक दिल्ली पे भी बात करने वाला हूँ, आईपीयू पे बात कर लेंगे, महाराष्ट्र में कैसे मिलने वाला है, प्रॉपर हर एक चीज पे डिस्कस होगा। भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रायोरिटी 1 से बिलोंग करते हैं तो आपको आईआईटी में भी सीट रिजर्व है, आईआईटी में भी आपके लिए डिफेंस कोटा होता है। जनरली आप किसी काउंसलर या किसी से पता करेंगे, जोसा में लिखा तो होता है डिफेंस कोटा, बट आज तक ये कोई नहीं बताता है कि डिफेंस कोटा का यूज कैसे करना है। प्रॉपर हम लोग जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए भी हमने आपको उनको क्लियर कर दिया था कि आपके लिए आईआईटी में 2 सीट रिजर्व है ईच एंड एवरी प्रोग्राम में, और अगर हम बात करते हैं वो कोटा कैसे यूज करना है वो भी वहां पर मैंने बता रखा है। तो आप भी जुड़िए और आप भी प्रॉपर जानिए कि आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ऐसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आपको फीस में तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको बच्चे को जो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन है उसमें भी रिलैक्सेशन मिल रहा है और जेई में भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल रहा है। 5% का कोटा है आपका जैक दिल्ली में। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं आगे और प्रायोरिटी वाइज आने वाले हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज सीडब्ल्यू, इस सीडब्ल्यू का मीनिंग क्या है और इसमें आपको कितना रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है ना, प्रॉपर इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीडब्ल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा डिफेंस सीडब्ल्यू कोटा एक ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी है जहाँ पर आर्म फोर्स पर्सनल्स जो है अपने फौजी भाई हैं, ठीक है ना, आर्म फोर्स में यहाँ पर कुछ केसेस में आपको पुलिस पर्सनल को भी मिलने वाला है, एंड हमारे जो आपके पैरा मिलिट्री फोर्सेस के भाई लोग हैं
फौजी भाई हैं उनको भी यहाँ पर कोटा मिलने वाला है। ठीक है, प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई पुलिस पर्सनल है उसको कैसे मिलेगा, और जो सेमा पेरीमेट्रियल में अपने फौजी भाई हैं उनको कैसे मिलना है, कि बच्चे विधवा, ठीक है ना, अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन हो जाएगा, तो सी का मतलब चिल्ड्रन हो गया, और अगर हम बात करें विधवा की तो विडो से हो गया। ठीक है ना, तो ये वर्ड बोलने में नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, बट बोलना पड़ रहा है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं को इंजीनियरिंग और या प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो उनके लिए कुछ प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। टोटल 9 प्रायोरिटीज़ बच्चों ब्राउचर में डिस्कस की हैं, और 1 बाय 1 प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है कि प्रायोरिटी 1 से लेकर 4 तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट को, वो भी आपको आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, फुल फॉर्म का अगर हम बात कर देते हैं CW का, तो आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल। ठीक है ना, एंड सीट रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सवाल मेरे साथ हो चुका है कि पेरेंट्स थे, कोई आर्मी पर्सनल थे, अपने फौजी भाई थे, थोड़ा सा वो मिसगाइड थे और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में, तो आप किसी स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं होने वाले हैं, आप देश की प्रॉपर्टी है। और अगर आप देश की प्रॉपर्टी है तो जैक दिल्ली जैसे कॉलेज आपको स्टेट वाइड डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप किसी भी स्टेट के हैं तो जैक दिल्ली आपको डिफेंस कोटा प्रोवाइड करता है, और 5% दोनों ही केस में आपको डिफेंस कोटा मिलने वाला है। अगर आप होम स्टेट से हैं देन तो भी आपको 5% मिलने वाला है, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको 5% का कोटा मिलने वाला है। ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, ये 5% कोटा दोनों ही स्टेट्स वालों के लिए। फिर बात डिफरेंस कहां पर आता है बता देता हूं। जो बच्चा होम स्टेट से है ना, उसके पास एक एक्स्ट्रा कोटा है होम स्टेट का, जो कि आपका 85% है। और अगर हम बात करते हैं जो पेरेंट्स ऑल इंडिया अदर स्टेट से, उनके पास 15% कोटा है, यानी वो केवल 15% सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो अदर स्टेट के डिफेंस पर्सनल हैं उनका कट ऑफ एज कंपेयर टू होम स्टेट डिफेंस पर्सनल थोड़ा सा हाई चला जाता है, इनका हाई रहता है, और होम स्टेट वालों को एडवांटेज मिलता है क्योंकि 15% सीट नहीं 85% सीट्स हैं, जिस वजह से आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन आप अगर इस बात को नोटिस कर रहे हो तो ये बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे कि जो आपका डिफेंस कोटा है वो 5% दोनों के लिए, होम स्टेट वालों के लिए भी है और अदर स्टेट्स वालों के लिए भी है ना। तो ये पॉइंट आपका मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जैक दिल्ली में, प्रॉपर हम जैक दिल्ली डिफेंस कोटा पे बात करेंगे, उस समय हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको। फिलहाल अभी हम रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं और प्रायोरिटी 1 से लेकर लास्ट 9 तक हम लोग डिस्कस करने वाले। तो अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन जैक दिल्ली की, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। मैं हर मेन कैटेगरी जैसे आपकी जनरल हो गई, SC, ST, OBC और EWS के अंदर 5% सीट डिफेंस एंड सब कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। तो सब कैटेगरी आपकी डिफेंस कैटेगरी हो गई एंड मेन कैटेगरी आपकी हो गई ये जो आपकी मेन कैटेगरी है। तो इसमें आपकी जो सीट्स रिजर्व है देन आपको डिफेंस की 5% सीट्स हैं, ठीक है ना। इस वजह से आपको काफी लो कट ऑफ देखने को मिल जाता है। बट अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटीज की, अब हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी सिस्टम की, क्योंकि ज्यादा पेरेंट इसी को जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं और हम बात करने वाले इसी पे और प्रॉपर आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी में देखेंगे इसमें एडमिशन हमेशा एक फिक्स ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे होता है जो कि आपकी 1 से लेकर 9 तक देखने को मिलने वाली है। तो हम प्रायोरिटी 1 से लेकर 9 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, नॉलेज अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिलहाल अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर आपको अपडेट मिलने वाला है और आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जिस टाइम फ्री हो उस टाइम हम आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप डिस्कस करने के लिए संपर्क कर सकते हैं नंबर पे। और आपके जितने भी बच्चे के परसेंटाइल आ रहे हैं जेईई में सेशन 1 अगर दिया है, अगर नहीं दिया है तो भी जरूर डिस्कस कर लिए, क्योंकि सेशन 2 की प्लानिंग करनी है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और परसेंटाइल बच्चे के जरूर बताइएगा। आप स्टेट भी मेंशन कर दीजिएगा किस स्टेट से हैं, और रैंक प्रायोरिटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी प्राइवेसी है, वो मेरे को आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटीज की, तो 1 से लेकर 9 प्रायोरिटीज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रायोरिटीज पे देख लेते हैं, प्रायोरिटी 9 तक हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। प्रायोरिटी 1 से लेकर 9 तक ये मैंने आपको समरी स्टार्टिंग पॉइंट्स है, इसको इंडिविजुअल भी हम 1 बाय 1 समझ रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा पर्पज है आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज की, चाहे वो काउंसलिंग हो या आपकी कोई भी कोर्ट
कोटा है उस पर अगर आपको सटीक आइडिया है तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप देश का फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आपके लिए कुछ ऐसे कंटेंट लेके आए जो आपके बच्चे या वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी 1 में आपको ऐसी बात आ रही है कि जो शहीद हुए हैं अपने इन एक्शन, ठीक है ना, अपने वॉर के टाइम जो फौजी भाई शहीद हुए हैं, ये उनके लिए है, उनके वार्ड्स के लिए है, उनकी विडो के लिए है। ठीक है ना, तो जितनी देश बड़ी कुर्बानी आपने देश के लिए दी है उतना बड़ा आपको सम्मान तो नहीं मिल पा रहा है, बट उसका छोटा हिस्सा आपको देने की कोशिश की जा रही है हमारी सरकार के द्वारा कि आपकी शहादत हो गई है देश में युद्ध के दौरान, तो आपको प्रायोरिटी 1 मिलने वाला है। और प्रायोरिटी 1 में आप देखेंगे यहाँ पर IIT भी मिलता है भाई। अगर जो भी पेरेंट्स, जो भी फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो नहीं देख पाएंगे शायद इस वीडियो को, शायद का वर्ड लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि ये वीडियो उनके तक तो नहीं पहुंचने वाली है क्योंकि उनकी शहादत हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो भी उनके रिलेटिव्स हैं जिन्होंने उनके बच्चे की जिम्मेदारी ली है, या उनकी जो बच्चे की माँ है या बच्चे का फैमिली मेंबर कोई भी है, तो बच्चों आपके लिए ये IIT भी सीट रिजर्व करती है। अपने प्रोग्राम में 2 सीट्स आपकी रिजर्व रहती हैं अगर आपके फादर प्रायोरिटी 1 में थे। ठीक है, तो फादर या मदर जो भी थी, तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी 1 मिलने वाला है। तो ये कोटा कैसे मिलने वाला है, ये आपको जोसा के थ्रू मिलने वाला है। जोसा में अलग कैटेगरी आती है DS की, वहाँ पर जाके अप्लाई करना है, आपको कोई नहीं बताने वाला ये बात है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, और जो डिसेबल हो गए अपने फौजी भाई इन बोल्डेड आउट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये बोल्डेड आउट लिखा है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको डिफेंस में जल्दी बोल्डेड आउट नहीं किया जाता है। तो जिस वजह से आप डिसेबल हुए हैं लेकिन सर्विंग है, सर्व किया है आपने आगे, तो आपको बोल्डेड आउट नहीं मिलने वाला। अगर बोल्डेड आउट मिला है तो आप प्रायोरिटी 2 में आने वाले हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझसे डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी 3 की, तो प्रायोरिटी 3 में देखेंगे डाइड इन सर्विस, मतलब जिनकी शहादत हुई है सर्विस के दौरान। ऐसे फौजी भाई जो सर्विस के दौरान जिनको शहादत मिली है, तो वो शहादत को यहाँ पर दिया हुआ है कि एट्रीब्यूट टू सर्विंग। ठीक है, सर्विस के दौरान ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप प्रायोरिटी 3 में होने वाले हैं। अगर वार में आपकी शहादत हुई है वार में, तो आप प्रायोरिटी 1 में होने वाले हैं। एंड अगर हम बात कर लेते हैं इसी प्रायोरिटी पे, तो बच्चे की कॉल आती है और ड्यूटी के दौरान उनके फादर, क्या बोला जाऊँ, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ ऐसी बातों को बोलने पर, उनके फादर की शहादत हो जाती है। ठीक है, ड्यूटी के दौरान हुई है, तो बच्चा पूछ रहा है क्या सर मेरे को प्रायोरिटी 3 मिलने वाला है। और इसके केस में उस बच्चों को प्रायोरिटी 3 इसलिए नहीं मिलने वाला था कि उसके फादर की जो शहादत हुई है वो उस कैंसर की वजह से हुई है, किसी मेडिकल इलनेस की वजह से हुई है, इसलिए उनके फादर को प्रायोरिटी 3 नहीं मिलने वाला था। ठीक है, अगर आपका भी इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो मैंने ये जवाब इसलिए दिया कि आपके ये सवाल के जवाब आपको भी मिल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 4 प्रायोरिटी की बात करते हैं, 4 प्रायोरिटी में आपको देखने को मिलने वाला है डिसेबल इन सर्विस। ठीक है ना, सर्विस के दौरान डिसेबल हो गए, यहाँ पर आपको डाइड मिल रहा था, यहाँ पर एक्शन था। ठीक है ना, इस बात को समझना है। एट्रीब्यूट टू सर्विस बोल्डेड आउट, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि आप बोल्डेड आउट हुए हैं। एंड इसके बाद जो प्रायोरिटी 5 आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रायोरिटी 5 में आपको डिफेंस पर्सनल भी देखने को मिल रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दिख रहे हैं, और अपने पुलिस पर्सनल भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, जो पुलिस को कैसे मिलने वाला वो भी बताऊंगा, पैरामिलिट्री को कैसे मिलने वाला वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे, और हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने डिफेंस भाइयों को कैसे मिल रहा है ना। ठीक है, और इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे, भी आगे ही करेंगे वीडियो में। तो अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी 4 की, तो आप देखेंगे गैलेंटियर अवार्डेड है, विनर्स हैं। गैलेंटियर अवार्डेड क्या होता है, कोई पुरस्कार मिला हो एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग को, दोनों ही केस में चलने वाला है। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पैरामिलिट्री। ठीक है ना, पैरामिलिट्री में जो भी हैं ITBP या फिर आपका BSF, ICISF, जो भी पैरामिलिट्री में फोर्सेस है उन सभी को यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरा अगर कोई हम बात कर लेते हैं पुलिस पर्सनल है, उनको भी यहाँ पर ये प्रायोरिटी 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे मिलेगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था पुलिस पर्सनल या पैरामिलिट्री, तो जैक दिल्ली में अगर आपको कोटा लेना है तो पैरामिलिट्री स्पेशली के लिए तो आपको प्रायोरिटी 5 मिलेगा।
और अगर मैं IPU की बात करूंगा, प्रायोरिटी 1 से लेकर 5 तक सारे कोटे मिलते हैं। अगर आप प्रायोरिटी 1 से लेकर 5 तक हैं तो आपको GGS IPU की हर एक पैरामिलिट्री वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, सब में कोटा मिल रहा होगा 5% का, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर भी आपको कोटा नहीं मिलता। हर एक वाइट पे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप कमेंट कर रहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में जो बेस्ट ऑप्शन है डिफेंस कोटा पे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारे प्रोग्राम में है मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ उस तरीके से। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 6 की, प्रायोरिटी 6 में आपको देखने को मिलने हैं एक्स सर्विसमैन देखने वाले हैं, जो कि इसको शॉर्ट में ESM नाम से भी जाना जाता है, एक्स सर्विसमैन। और इसमें आपको एक्स सर्विसमैन में आपको देखने को मिलेगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, तीनों को मिलने वाला है। यहाँ पर पहले मेट्रिक कोटा नहीं मिलने वाला है। डिफेंस में आपको पुलिस वालों को भी ये कोटा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी 6 में आएंगे। प्रायोरिटी 7 में कौन से आते हैं ये आप बात समझिए कि प्रायोरिटी 7 में कैटेगरी डिवाइड किया गया है। और वाइफ्स ऑफ, किन की वाइफ्स आ रही हैं जो कि इसमें आ रहे थे, जिनको गैलेंटियर अवार्डेड मिला था। इसका पैरा बनाया गया, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ प्रायोरिटी 8 की अगर हम बात करते हैं, जो अभी सर्विंग है ना, सर्विंग पर्सनल्स हैं, उनको प्रायोरिटी 8 में रखा गया है। प्रायोरिटी 9 की अगर हम बात करेंगे तो वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सन को प्रायोरिटी 9 मिलने वाला है। तो ये थे प्रायोरिटी 1 से लेकर 9 तक। और अब हर एक पे डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको बनवाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 1 पे। और प्रायोरिटी 1 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि आपकी शहादत अगर आप वॉर में हुई थी तो आपको प्रायोरिटी 1 मिलने वाला है, ठीक है ना। और प्रायोरिटी 1 में की बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, डिफेंस पर्सनल की विधवा या बच्चों को जो कि एक्शन में शहीद हुए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर कॉपी किया हुआ है ब्राउज़र का, तो उनको ये चीज़ मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी द चाइल्ड ऑफ डिफेंस, ठीक है ना, चाइल्ड ऑफ डिफेंस को यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे क्या क्या लगने वाला, सर्विंग पर्टिकुलर्स की जो भी थे ना, उनकी आपकी फैमिली डिटेल्स लगेगी साथ में। और जो आपकी लाइबिलिटीज थी, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का PPO, और सैनिक बोर्ड द्वारा जारी एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में ECEC बोलते हैं, और या विधवा आई कार्ड। तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे प्रायोरिटी 1 का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। फॉर्मेट मैंने ग्रुप में भिजवा रखे हैं, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और पर्सनल भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 2 पे कौन आने वाले हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स है। प्रायोरिटी 2 में ऑलरेडी आपको बता चुका है कौन कौन वाले हैं, तो इस पर प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं प्रॉपर इस पर बात कर चुका हूँ। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ना, तो एलिजिबिलिटी भी इसी पे कहीं ना कहीं निर्भर करती है। फिर भी इसको समझ लेते हैं। सस्टेन अ डिसेबिलिटी इन एक्शन वॉज बोल्डेड आउट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आप बोल्डेड आउट होने चाहिए तभी आपको मिलने वाला है। सर्विंग ड्यू टू द डेट डिसेबिलिटी, इस डिसेबिलिटी के कारण आप बोल्डेड आउट होने चाहिए। द डिसेबिलिटी मस्ट बी एट्रीब्यूट टू द मिलिट्री सर्विस, ये तो इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी हुई है डिसेबिलिटी मिलिट्री सर्विसेज को एट्रीब्यूट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वॉर इंजरी का PPO होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें लिखा हो, ठीक है ना, ये बात समझिए, जिसमें लिखा हो, क्या लिखा हो कि डिसेबिलिटी जो है वो मिलिट्री सर्विसेज की वजह से हुई है। और ECC जो मैं आगे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, या वॉर डिसेबिलिटी आई कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आपको प्रायोरिटी 2 मिलने वाली है। तो कॉल्स कहीं भी आती हैं कि मैं प्रायोरिटी 1 में हूँ, प्रायोरिटी 2 में है, अगर जिसमें भी प्रायोरिटी में हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको प्रायोरिटी 2 का एडवांटेज लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं प्रायोरिटी 3 पे, तो प्रायोरिटी 3 में अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं और यहाँ पर बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे। तो फौजी भाई आप वीडियो को देख रहे हैं या कोई बच्चे उनके देख रहे हैं या कोई रिलेटिव्स देख रहे हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम लोग ये कंटेंट लेके आए हैं। और अगर हम बात करेंगे कि अगर प्रायोरिटी 3 पे हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्विस पर्टिकुलर्स में देखेंगे स्पेशल फैमिली पेंशन का PPO होना चाहिए और सैनिक बोर्ड द्वारा जारी ECC या फिर आपका विडो आई कार्ड होना चाहिए,
तभी आपको प्रायोरिटी 3 मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये सारे सर्टिफिकेट टाइमली रेडी करा लीजिएगा। लास्ट जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले डिस्कस कर लीजिएगा ताकि आपको सटीक आइडिया हो जाए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रायोरिटी 4 में, तो प्रायोरिटी 4 में हम देखेंगे कि सिंपल हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी पे भी बात कर चुके हैं, वीडियो लेंदी ना हो, और कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होने वाला है, जिसपे मेडिकल बोर्डेड आउट लिखा होना चाहिए, मेडिकल बोर्डेड आउट होना चाहिए, तभी आपको प्रायोरिटी 4 मिलने वाला है। और डिसेबिलिटी एट्रीब्यूशन टू द मिलिट्री सर्विसेज लिखा होना चाहिए, ये भी वर्ड लिखा होना चाहिए, पीपीओ होना चाहिए आपके पास, और सैनिक बोर्ड का ईसीसी या आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आपको प्रायोरिटी 4 मिलने वाला है। तो प्रायोरिटी 4 ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ फिर से समझाने की। तो वर्ड्स ऑफ पर्सनल डिसेबल इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज, इसको आसान भाषा में भी एक्सप्लेन किया गया है। उनके बच्चे जो सर्विस के दौरान और सर्विस से बाहर हो गए हैं, उनके दौरान जो अपाहिज हो गए हैं, ये अपाहिज लिखा हुआ है, और सर्विस से बाहर हो गए, ये सर्विस में काम करते समय सर्विस की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ये बात यहाँ पर एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज होना चाहिए मेंशन। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो कैटेगरी अप्लाइज डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल, ठीक है ना। प्रायोरिटी 4 में यहाँ पर पैरामिलिट्री के लिए भी दे रखा है। हाँ, जैक दिल्ली में ये पैरामिलिट्री में नहीं देखने को मिल रहा है, जैक दिल्ली में केवल आपको पैरामिलिट्री तब मिलने वाला है जब प्रायोरिटी 5 की बात करेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। Who were disabled and during active services, ये पैरामिलिट्री वालों को मिलेगा, आईपीयू में मिल जाएगा भाई। आईपीयू में पैरामिलिट्री को और भी कई जगह मिलता है, वो हम बात कर लेंगे पर किसी सेपरेट टॉपिक पे। अगर आप कमेंट करते हैं या बोलते हैं मेरे को बनाने को, मैं ज़रूर बना दूंगा। तो who were disabled during active services एंड वर बोल्डेड आउट सर्विस, बोल्डेड आउट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, ये मेंशन होना चाहिए। तो विद द डिसेबिलिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज, तो ये था प्रायोरिटी 4। और प्रायोरिटी 5 की अगर हम बात करेंगे तो प्रायोरिटी 5 में देखिए मैं आपको बताया था, आगे मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ, तो क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ था। तो प्रायोरिटी 5 पे अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं, तो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर रिसीव्ड ऑफ गैलेंटियर अवार्डेड परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड एग्जेक्ट्रा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात समझने वाले होगी कि ये बात आपको समझ में आएगी कि ये बच्चों पुलिस पर्सनल को भी मिलने वाला है, और यहाँ कहीं पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद मिस हो गया है कि यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री में भी मिलने वाला है। अगर आप पैरामिलिट्री से हैं तो यहाँ पर आपको कोटा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी कोटा मिलने वाला है। तो यहाँ पर वीर चक्र कौन कौन से अवार्डेड हैं यहाँ पर बताया गया है कि एलिजिबल क्राइटेरिया, तो उनके बच्चे जिन्होंने गैलेंटियर अवार्ड वीरता पुरस्कार में हैं, जिसे जैसे कि परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, या पुलिस मेडल हो गया, या थल वायुसेना, इस तरह के मेडल मिले हुए, तो आपको प्रायोरिटी 4 आने वाली। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टू द क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी 5 द गारंटियर अवार्ड मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक गारंटियर अवार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप प्रायोरिटी 5 में आने वाले हैं, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग पर्टिकुलर्स के लिए बात की जाए, पीपीओ लगने वाला है, गैलेंटियर अवार्ड का प्रूफ लगने वाला है, और जो आपको ईसीसी मिलता है वो भी लगने वाला है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका आई कार्ड भी लगने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि सर्विंग पर्सनल के लिए, सर्विंग जो पर्सनल हैं उनके लिए ईसीसी यूनिट से इशू होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, सर्विंग के लिए यूनिट से ही होगा, और सैनिक बोर्ड से काउंटर साइन करवाए ना होगा। तो आपका यूनिट से होगा, लेकिन सैनिक बोर्ड से आपको काउंटर साइन करवाने की ज़रूरत है, तभी आपको प्रायोरिटी 5 मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 6 पे, तो ऑलरेडी मैं आपको इस पे बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेंगे लगना है कि प्रायोरिटी 6 आपकी होने वाली है एक्स सर्विसमैन की, और जिसे हम शॉर्ट में ईएसएम भी बात करते हैं, और जिसे हम नहीं समझ पा रहे तो उनके लिए ये भी बता देते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं फौजी, ठीक है ना, उनके बच्चे। और यहाँ पर देखेंगे इसमें किस में मिलने वाला है, आर्मी वाले होंगे, नेवी वाले होंगे, और इंडियन एयरफोर्स होंगे, तो इनके बच्चों को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
एंड ओरिजिनल ESM आइडेंटिटी होना चाहिए कार्ड, जिसे आइडेंटिटी कार्ड, एंड PPO होना चाहिए, और सैनिक बोर्ड का ECC होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं प्रायोरिटी 6 का बनवाने के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 7 की, और प्रायोरिटी 7 में हम यहाँ देखेंगे कि अगर उनकी वाइफ्स ऑफ पर्सनल डिसेबल इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट, ठीक है ना, ये पहला प्रायोरिटी पार्ट में दे रखा है, जो डिवाइड करा गया। दूसरे पार्ट में पर्सनल्स डिसेबल इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट, एंड थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो गैलेंटियर अवार्ड विनर्स, ठीक है ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड। और देखेंगे यहाँ पर प्रायोरिटी 7 के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाला है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या गैलेंटियर अवार्ड का प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ वही अवार्ड्स जो प्रायोरिटी 4 में 5th में आपने लिए थे, वही अवार्ड्स नहीं बदलने वाले हैं। जो भी प्रायोरिटी 4 में हमने अवार्ड्स बताया तो उन्हीं प्रायोरिटी में आपके अवार्ड्स होने चाहिए। तो आपको प्रायोरिटी 7 मिलने वाला है। ये वाइफ के लिए था, ठीक है ना, वो चिल्ड्रन के लिए था। और अगर हम बात कर लेते हैं भाई प्रायोरिटी 8 की, तो प्रायोरिटी 8 में आपको देखने को मिलने वाला है सर्विंग अवार्ड्स ऑफ पर्सनल। तो अभी नौकरी कर रहे हैं और सर्विंग पर्सनल हैं, फौजी या उनके बच्चे, ठीक है ना, तो उनको प्रायोरिटी 8 में रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, डिफेंस पर्सनल इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम, वाइफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ वाइफ नहीं आने वाला है। यहाँ पर आपको देखने वाले चिल्ड्रन, वाइफ का आएगा आपका प्रायोरिटी 9 में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। किन के मिलने वाला, आर्मी वालों को मिलने वाला, नेवी को मिलने वाला, एयर फोर्स को मिलने वाला। बच्चों ये आपको जैक दिल्ली में मिलने वाला है, ठीक है, ये जैक दिल्ली में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप पहली मिलिट्री की फोर्सेस की बात करोगे, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, एग्जांपल BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, RPF, इनको अगर हम बात करते हैं तो इनको यहाँ पर जैक दिल्ली में नहीं मिलने वाला। यहाँ जैक दिल्ली में बच्चों पैरा मिलिट्री वालों को कोई कोटा नहीं मिलेगा। पैरा मिलिट्री को कब मिलेगा वो मैंने आपको प्रायोरिटी 5 बताया था। हाँ, इसमें आपको जैक चंडीगढ़ में मिल जाएगा, ठीक है, जैक चंडीगढ़ में मिल जाएगा, अदर जगह मिल जाएगा, वो आप अगर बताएंगे तो मैं इस पर बता दूंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल सर्विस आइडेंटिटी कार्ड होगा आपके पास, डिपेंडेंट कार्ड या सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया होगा, ठीक है ना, वो आपका लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 9 की, तो प्रायोरिटी 9 में सेम बात करेंगे कि वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, यहाँ पर वाइफ्स आएंगी। प्रायोरिटी 8 में चिल्ड्रन के लिए होता है, तो सिमिलर यहाँ पर वाइफ के लिए होने वाला है। पर्सनल टाइप ओनली फॉर वाइफ्स हुज हस्बैंड्स आर करेंटली सर्विंग इन द रेगुलर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, उनको ही कोटा मिलने वाला है। सर्विंग स्टेटस की बात करें, हस्बैंड मस्ट बी एक्टिव सर्विस, सेपरेट प्रायोरिटीज अप्लाइज फॉर द रिटायर और एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, यहाँ भी प्रायोरिटी मिल जाएगी अगर सर्विसमैन है या फिर एक्स सर्विसमैन है। और एक्स सर्विसमैन होंगे अगर तो वाइफ उनकी इंजीनियरिंग क्यों करने वाली है भाई। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल सर्विस आइडेंटिटी कार्ड और डिपेंडेंट कार्ड लगने वाला है, सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रायोरिटी 1 से लेकर 9 तक डिस्कस करने की कोशिश की है प्रॉपर। मैंने जैक दिल्ली या कोई अदर काउंसलिंग बात करें, सभी जगह ये कोटा प्रायोरिटीज़ में मिलने वाला है। हर एक काउंसलिंग में आपको एडवांटेज होने वाला है। पर्टिकुलर अगर जैक दिल्ली की बात करते हैं, लाखों में भी रैंक है, तो बच्चों आप इसको ट्राई करिए। और अगर प्रायोरिटीज़ है तो भाई कंप्यूटर साइंस भी DTU या NSTU में मिल जाएगा ना। तो हर एक कैटेगरी को एडवांटेज मिलने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं या किसी पॉइंट में डाउट बना हुआ है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या मुझसे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं।